नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं आपके सामने एक किसी पेशेंट का रिपोर्ट का जो प्रॉपर जो डिटेल्स है वो लेकर के आया हूँ चैट जीपीटी के माध्यम से। उसमें बढ़े हुए जो दोष है, जो चीज़ें हैं, उसी को रख करके, क्योंकि रिपोर्ट थोड़ा बड़ा है और उसको दिखाने में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए उसमें से चीज़ें मैंने निकाल करके चैट जीपीटी के माध्यम से सामने रखा हूँ। इसको दिखाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट में कुछ भी हो रहा हो तो उसमें हमें किस तरह से ट्रीटमेंट सोचना चाहिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे बनाना चाहिए, बेसिकली चिकित्सा के लिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए क्या सोच रखना चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक बहुत अच्छा सीख मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सोशल साइट से कुछ कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, या कुछ गुरुओं के या वैद्यों के पास जाकर के 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करते करते हुए देखते हैं, कुछ दवाइयाँ बनाना सीख लेते हैं और वो आकर के लोगों को फिर दवाइयाँ देते हैं। सोशल साइट तो आज बहुत सस्ता हो गया, वीडियो डाल लो, लोगों को प्रभावित करो और आ, फिर वहाँ से अपना काम चलाओ। अच्छी बात है, आप क्या करते हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जब तक प्रॉपर तरीके से पूरा चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और आयुर्वेद की जितनी भी बुक है, किसी गुरु से आप प्रॉपर नहीं पढ़ते, उसके सभी जो अंग है चिकित्सा विधि का, यानी जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है पूरा, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक आपको, मेरा मानना ऐसा है कि रोगों की चिकित्सा के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तब तक आपको पढ़ते रहना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो भी 4-5 साल तक तो प्रॉपर चीजें आपने पढ़ना है। एलोपैथिक रिपोर्ट के आधार पर भी कैसे हमें डायग्नोसिस करना है, कैसे हमें आयुर्वेद में उसको सोच रखना है, ये सारी चीजें भी हमें सोचना है। अब एक ये आंटी जी जिनका नाम है गीता, 56 इनका एज है और इनका बेटा मेरा स्टूडेंट है, अभी वो मेरे से आयुर्वेद पढ़ते हैं। तो उनकी मम्मी को बहुत पहले से डायबिटीज जैसी सिम्टम्स था और किसी सोशल साइट में किसी के वीडियो देख कर के कहा कि आप हमें दवाई दे दीजिएगा। दवाई उन्होंने दे दिया, पता चला उन्होंने कच्चा पारद, कच्चा ताम्र भस्म जैसे ऐसी चीजें उन्होंने, उनको जितना पता था वो बेचारे उतने किए होंगे। खैर, हम उनको बेचारा तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर जानना चाहिए था। और जैसे ही वो दवाई खाए उसके बाद इनकी स्थिति और ज़्यादा बढ़ने लगी, खराब होने लगा। फिर जाकर के रिपोर्ट निकाला तो ये देखिए ज़रा, ये सारा चीज़ें यहाँ पर देखो, डायबिटीज़ किस लेवल में बढ़ा हुआ है। 267 इनका डायबिटीज़ है फास्टिंग में। और देखो एच बी ए एन सी कहाँ पहुँच गया, एच बी ए एन सी 13.6 है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो दवाई खाने के बाद तो चीज़ें कम होना चाहिए, लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है और हमें बेसिकली ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। एलोपैथ और आयुर्वेद की जो कॉम्बिनेशन है वो एक जैसा नहीं होता। कहने का मतलब है, अगर कोई कहता है कि हमें डायबिटीज हो गया है और आप डायबिटीज समझ करके आयुर्वेदिक दवाई दोगे तो ऐसी रिपोर्ट आपके सामने आ सकता है। देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना हाई है, ट्राइग्लिसराइड कितना हाई है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो या वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, ये बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और इनका आगे देखो टीएसएच लेवल भी बढ़ा हुआ है और देखो कितना हाई है टीएसएच लेवल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इन्होंने सीबीसी का जो लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है और इनका आरबीसी लेवल हाई है, तो आरबीसी लेवल हाई है और लिम्फोसाइट हाई हाई है, प्लेटलेट भी इनका बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर कुछ तो इन्होंने ऐसा दवाई के रूप में खाया जो कि एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ और उनके शरीर के प्रकृति के प्रतिकूल था। तो इसीलिए उसने काम खराब कर दिया। देखो प्लेटलेट किस किस लेवल में बढ़ा हुआ है। तो भैया ऐसे काम नहीं करना है। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन रेशियो भी इनका हाई है, यानी कि वो मेडिसिन खाने से और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि वो पहले से ही इनकी चीज़ें सारी बढ़ा ही था, इन्होंने इस लेवल में चेक नहीं किया, लेकिन जैसे ही दवाई खाने के बाद चीज़ें और बढ़ी, सिम्टम्स खराब हो गया, स्थिति बिगड़ी, उसके बाद जाकर के रिपोर्ट निकाला तो ये सारी चीज़ें सामने आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है। जहाँ हमने देखा एच बी से बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब धातुओं की अग्नि बहुत ज़्यादा कमजोर है, डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जो धातु में विशेष करके मेद धातु की जो बस जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब शरीर में पित्त द्रव गुण से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखने वाली बात है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है, आरबीसी लेवल बढ़ रहा है, लिम्फोसाइट बढ़ रहा है, प्लेटलेट हाई है, बढ़ रहा है। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये ये ज्वर की ओर जा रहा है सर, है ना।
कि ज्वर जैसी अवस्थाएं हैं, रिपोर्ट यानी उनके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, यानी बाहर के बैक्टीरिया से लड़ने की जो कैपेसिटी बॉडी में होना चाहिए वो नहीं है, उसके वजह से उस तरह की चीजें शरीर में तैयार हो रहा है। और अगर आप कुछ भस्म वगैरह दोगे तो भस्म यहाँ क्या करेगा भैया, वो तो गड़बड़ करेगा ही। तो ऐसे स्थिति में बेशक उनके डायबिटीज की जो HbA1c बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे भाई यहाँ हमें ज्वर ही समझना है, ज्वर की ही चिकित्सा करना है। अब इस स्थिति को हम जब सारंगधर संहिता में पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए जरा, सारंगधर संहिता में जो ज्वर प्रकरण है उसमें मैंने इनको कुछ कुछ दवाइयां बताया है। यहाँ पर देखिए जरा, पर्पटादिक्वाथ, पर्पटादिक्वाथ का संबंध क्या है, रक्त पित्त और ज्वर, इन दोनों अवस्थाओं में देने की बातें बताया है। अब इनके शरीर में स्पष्ट दिख रहा है रक्त पित्त, अम्ल पित्त ये बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, द्रव गुण से सारी चीजें बढ़ रहा है, और साथ में इसकी वजह से वायु डिसबैलेंस हो रहा है, वायु डिसबैलेंस, इनको कॉन्स्टिपेशन भी देखो, थायराइड भी बढ़ रहा है, तो इम्यून सिस्टम डाउन है, वायु और पित्त दोनों बढ़ा है, पित्त के द्रव गुण इतना ज्यादा बढ़ गया, उसने वायु की गति को रोक रखा है। तो यहाँ हमें वात और पित्त इन दोनों को देख करके ज्वर के संदर्भ में पहले, यानी ज्वर, रक्त पित्त और अम्ल पित्त, इसकी चिकित्सा करना है। पहले हमें यहाँ शोधन ही करना है, शोधन करना है ज्वर को ध्यान में रख करके। तो अगर ऐसा रिपोर्ट आता है तो ये जो सारंगधर संहिता में बताया हुआ जो ज्वर प्रकरण है, इसमें जो प्रपटादि क्वाथ हो गया और द्राक्षादि क्वाथ हो गया, इन दोनों को मिला करके अगर हम देते हैं, तो जो द्राक्षादि क्वाथ है वो पित्तावृत वात में, यानी पित्त वात में काम करता है, जहां उसको कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि इस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी है, जब भी तो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो रखा है शरीर के अंदर, है ना, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है यहाँ देखो जरा, द्राक्षादि क्वाथ में मुनक्का है, अरड़ है, मोथा है, कुटकी है, अमलतास का गुदा है, पित्त पापड़ा है, ये द्राक्षादि क्वाथ में है। और उसके साथ साथ में पर्पटादि क्वाथ भी रक्त पित्त और अम्ल पित्त कर, इस दोनों अवस्थाओं में विशेष करके काम करता है। तो यहाँ पर है द्राक्षादि क्वाथ में पित्त पापड़ा, अड़ूसा, कुटकी, चिरायता, दुरालबा यानी दमासा और प्रियंगू का फूल, इन दोनों को मिला लो, मिला करके इनको दे दो। तो मैंने इनको क्या किया, इन दोनों जो क्वाथ है सुबह और शाम 300 ml पानी में कम से कम 40 ग्राम, क्योंकि जो लेडीज है उनका एज भी सही है, शरीर भी मोटा है, उस लेवल में वीकनेस नहीं है, यानी शरीर दुर्बल नहीं है, तो शोधन हम उस लेवल में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर बल अच्छा है, अग्नि बल कमजोर है। तो यहाँ हमें पहले तो इस लेवल में सारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है और ज्वर जैसी अवस्थाएं बन रहा है, लेकिन बुखार, शरीर तप नहीं रहा है, यही तो अवस्था है। तो इसी का ही नाम जो है हमें वो चिकित्सा के संदर्भ में हमें देखना है। लेकिन शरीर में पसीना ज्यादा आ रहा है, निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर लिम्फोसाइट वगैरह बढ़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आरबीसी लेवल देखो कितना बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे विजातीय द्रव्य है जो कि शरीर के अंदर रह करके शरीर का जो मैकेनिज्म है उसको हार्मफुल करने का काम करता है। तो अभी जो मैंने जड़ी बूटी बताया उसके काढ़ा रात में कम से कम 30 से लेकर 40 ग्राम तक का काढ़ा को 300 ml पानी में भिगोना है, सुबह उसको उबालना है, 80 ml पानी बचेगा, उसमें कैस्टर्ड ऑयल डाल दो। कैस्टर्ड ऑयल जो है वो स्नेह और अनुलोमन दोनों ही काम करता है। लेकिन अब इसको हमने क्या दिया, पुनर्नवादी मंडूर 2 टैबलेट, आरोग्यवर्धिनी बटी 2 टैबलेट, ये दोनों भी क्योंकि पुनर्नवादी मंडूर थोड़ा उष्ण होता है, तो ये पित्त के जो बढ़े हुए जो द्रव है, जो स्नेह है, उसको डाइजेस्ट करता है अंदर ही अंदर, उसको सुखाने का काम करता है और अनुलोमन करता है, और साथ में आरोग्यवर्धिनी भी उसमें अनुलोमन करने का काम करता है। तो ये दोनों दवाइयां खाना खाने से पहले इस काढ़े के साथ, उसके बाद हमने खाना खाने के बाद पित्त शेखर रस 1 टैबलेट, इसको हमने पटोल मूलादि क्वाथ, महातिक्त कषाय और अमृतारिष्टा, ये तीनों ही दवाई जो ज्वर है, ज्वर जैसी अवस्थाओं में शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए अमृतारिष्टा, महातिक्त कषाय, पटोल मूलादि क्वाथ, ये उसमें काम करता है। और पित्त शेखर रस जो है वो पित्त को, यानी उसकी अग्नियों को बढ़ाने का काम करता है और पित्त को मैनेज करता है।
और वो बाहर मतलब अनुलोमन करके बाहर की ओर निकाल देता है। तो अनुलोमन करने के लिए तो काढ़े में है ही। उसके साथ साथ हमने लीवर के लिए प्रोटेक्शन करने के लिए एम्लिक्यो डीएस, ये एम्लिक्यो डीएस भी हमने इनको दिया हुआ है खाना खाने के बाद सुबह शाम 2-2 चम्मच। तो इस तरह से मैंने दिया। अब ये कंटिन्यू देना नहीं है, कम से कम 10-15 दिन तक देने के बाद नित्य विरेचन होता जाएगा और जो पित्त है द्रव रूप से बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालेगा, अग्नि को स्थित करेगा, लीवर को ये प्रोटेक्शन करेगा। और जो उन्होंने पहले जो उस तरह के कच्चे भस्म को दिया था, ताम्र और जो पारद जो कच्चे अवस्था में दिया था। एक चीज मैं यहाँ आपको और बताना चाहूंगा कि जो आप फार्मेसी, जो लोकल फार्मेसी होते, यूपी के साइड में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोगों ने बना रखा है पैसे कमाने के उद्देश्य से, कि वो सही विधि से बनाते नहीं है, कचरा पचड़ा सब कुछ डाल देते हैं और लोगों को फोर्स करते हैं कि हाँ जी सर ये इतना हम आपको 60%, 70%, एक किसी का फोन आया था सर हम आपको 80% तक आपको हम डाउन पेमेंट में हम आपको ये दे देंगे, दवाइयाँ दे देंगे। तो बताओ वो क्या देगा? अब आप ये बताओ ना कि वो नाम, मान लो कि वो आरोग्य वर्धिनी बटी उसे नाम से ही देगा, लेकिन अब आजकल देखो पारद कितना महंगा हो गया है, कम से कम 45,000 केजी ऐसा करके पारद का रेट, इतने महंगे महंगे हो गए सारी चीजें, तो इतना सस्ता कैसे मिल सकता है? इसीलिए जो 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 एकदम बढ़िया फार्मेसी है जैसे पापेश्वर हो गया और आपका ऐसे बहुत सारे फार्मेसी के नाम क्यों लेना, जो जिनके मेडिसिन जो है अच्छे और बड़े बड़े आयुर्वेदा डॉक्टर विश्वास करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, इनकी दवाई लेने से पेशेंट में अच्छा भी लगता है, तो उसमें उस तरह की दवाइयाँ लेना चाहिए। वैसे 2 रुपये ज़्यादा हो, 10 रुपये ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, शरीर से बड़ा तो पैसे है ही नहीं। शरीर ठीक होगा तो फिर हम दोबारा भी पैसे तो कमा ही लेंगे। जब शरीर ही खराब हो जाएगा और कंटिन्यूसली खराब होता जाएगा तो 100-200 रुपये बचा करके आखिर आप करोगे भी क्या? तो मेरा मानना ये है कि पहले तो प्रॉपर डायग्नोसिस करो। अब इस अवस्था में हम ज्वर को देख रहे, पहले प्रमेह तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि प्रमेह तो इसीलिए हो रहा है जैसे यहाँ रक्त पित्त जैसी अवस्थाएं यहाँ इन लेडीज का बन रहा है। शरीर में रक्त में जो पित्त है, क्योंकि उन्होंने ऐसी दवाई दिया है जिसमें रुक्षता बढ़ रही थी, उसको मैनेज करने के लिए शरीर हमारे शरीर के ही धातुओं से स्नेह को खींच रहा था, खींच करके उसको मैनेज करने का प्रयास करता है। उनको स्ट्रेस भी है, तनाव भी है। तो वो जो जड़ी बूटी जो मैंने अभी बताया था वहां पर मैंने जटामासी बताया है, हुआ तो फम में उसी को उसको भी डाल करके उबालेंगे तो वो जटामासी जो है वो क्या करता है, वो ब्रेन को एक तरह से सिग्नल देगा कि, है ना, उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए। तो इस तरह से उसको हमने मैनेज किया है। जब ये इस अवस्था को जब हम ठीक करेंगे, पूरा शरीर का पहले शोधन करेंगे। अब यहाँ पर पहले दीपन करने के चक्कर में रहेंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर श्रंसन करने वाली, जैसे अमलदास का गुदा है वो श्रंसन करता है, कच्चा पका किसी भी प्रकार के जो दूषित दोष है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो उस तरह से हमें सोचना होगा। अभी हमें यहाँ पर बहुत लंबा खींचना नहीं है, फटाफट करके करना है। 10-15 दिन में नित्य विरेचन के रूप में हर रोज 4 बार 5 बार तक मल प्रवृत्ति होगा तो धीरे धीरे दोष जब चले जाएगा, रोगी से रोज हमें उससे कांटेक्ट करना है, उससे हमें बात करना है। और जैसे ही उनके शरीर में पसीना आना थोड़ा कम होगा, थोड़ा भूख लगना शुरू होगा, शरीर में हैवीनेस थोड़ा कम होगा, अच्छे सिम्टम्स आना शुरू होगा, उसके बाद फिर हमें दीपन करने वाली दवाई उस लेवल से हमें देना है। अनुलोमन करने वाली दवाइयों को थोड़ा सा कम करके दीपन करने वाली, दीपन पाचन करने वाली दवाई देना है। और फिर बाद में स्नेहन देना है, क्योंकि स्नेहन जरूरी है प्रमेह के लिए। क्योंकि प्रमेह के लिए, क्योंकि डायबिटीज जो दिख रहा है HbA1c भैया कम थोड़ी है, 13% है, 13 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो देखो 13.6 है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसीलिए पहले तो हमें पूरा जबरदस्त शोधन करना है। शोधन करने के बाद शरीर रुक्ष होगा, अगर बहुत ज्यादा रुक्ष हो गया तो वस्ती देना है। वस्ती के बाद मतलब वो सारे जो आयुर्वेदिक शास्त्र अष्टांग हृदय में बताए हुए जो चिकित्सा विधि है, विशेष करके जो ग्रहणी रोग में बताए हुए जो चिकित्सा विधि है, उस विधि का अनुपालन करते हुए हमें आगे का काम करना है। इसमें जैसे पेशेंट में जैसे जैसे कंडीशन बनता जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई एक तरह की दवाई दे दिया आपको, उसके बाद छुट्टी, पेशेंट उस दवाई खा रहा है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है, पेशेंट को कोई मतलब नहीं दवाई खा रहा है, अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ पता नहीं। तो ऐसा नहीं होता। चिकित्सा का मतलब होता है
के पेशेंट को, क्योंकि उसको थोड़ी कुछ पता है, उसने आयुर्वेद पढ़ा नहीं, चिकित्सा व्यवस्था उसको मालूम नहीं है। तो जिसको मालूम है वही कम से कम 2 दिन में, तीसरे दिन में कुछ करके करना पड़ेगा। तब जाकर के धीरे-धीरे दोषों को बाहर निकालेंगे, फिर उपशमन होगा तो स्नेहन करना है, फिर उसके बाद दीपन करना है, पाचन करना है, फिर उसके बाद संतर्पण करना है। आयुर्वेद बोलता है प्रमेह जैसी अवस्था में या ज्वर जैसी अवस्था में पहले शोधन करके, दीपन पाचन करके, फिर स्नेहन आदि करने के बाद में रसायन के रूप में फिर संतर्पण ही करने की बातें बताया है। तो रसायन वाली जो जड़ी बूटी जो रसायन है, चाहे मरकरी हो, चाहे आपका ताम्र भस्म हो, लोह भस्म हो, या यसद भस्म हो, या वंग भस्म हो, त्रिविक्रम रस हो, ये सारी दवाइयां आपने पहले थोड़ी देना है। अब ये जितनी स्वर्ण भस्म आदि है, सारे जो भस्म है, वो भस्म शरीर में कुछ और तरह से काम करता है, और जड़ी बूटियों का काढ़ा और तरह से काम करता है। ठीक है ना? तो इसीलिए पहले ही पेशेंट आया इस लेवल में और आप उसको कुछ भस्म दे रहे हो, तो भस्म तो फिर क्यों? अब इनको कॉन्स्टिपेशन भी, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर आप कुछ भी भस्म दोगे तो वो उसके शरीर के जो रक्त पित्त और अम्ल पित्त जैसी अवस्थाओं में, तो क्योंकि फर्मेंटेशन तो पहले से ही इतना ज्यादा हो रहा है, उस वो जो तीक्ष्णता जो है, क्योंकि सभी जो भस्म है वो अग्नि के संबंध से तैयार होकर के आया हुआ है, तो भस्म खाना इसका मतलब शरीर के अंदर अग्नि को बढ़ाना, अग्नि में रुक्षता को बढ़ाना। तो वो काम हम पहले नहीं कर सकते, वो तो तब करेंगे जब हम पहले शोधन करने के बाद, दीपन पाचन करने के बाद, स्नेहन करने के बाद, वस्ती वस्ती सारा दे दो और उसके बाद जब आप उसको ब्रीह्मण चिकित्सा दो के बाद में संतर्पण करोगे, बल रक्षा के लिए, धातु पोषण के लिए, उस समय आप फिर कहीं ना कहीं अगर अच्छी क्वालिटी का भस्म है तब आपने वो भस्म प्रिस्क्राइब करना है, पहले नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे गलतियां करते हैं, इसीलिए मैंने ये रिपोर्ट आया मेगा की, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की रिपोर्ट में भी डायबिटीज के ही कुछ न कुछ दवाइयां दे रहे और बाकी कुछ सोच ही नहीं रहे। तो हमें शास्त्र के अनुसार उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए किस तरह के एलोपैथिक रिपोर्ट है उसको स्टडी करके ये चीज कहाँ जाके टच कर रहा है, जैसे ये रिपोर्ट है रक्त पित्त अम्ल पित्त में ही बिल्कुल जाकर के टच कर रहा है पूरा। तो हमें जो अम्ल पित्त में बताया गया जो आहार है, विहार है, उसको कंट्रोल करने के लिए दिनचर्या बताना होगा किसी प्रकार का, क्योंकि फर्मेंटेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, रक्त पित्त ये सारा बहुत उबड़ा हुआ है। तो हमें किसी प्रकार का कटु और अम्ल रस, ये दोनों चीजें हमें बंद करना है उसके गुण धर्मों के आधार पर, और बाकी सामान्य आहार देते हुए इनको इस तरह की दवाइयां देना है जो मैंने बताई। अब वही दवाई हर किसी को देना है क्या? ऐसा भी नहीं है। वो डिपेंड, अभी मैंने जो उनको दवाई बताया है वो उनके शारीरिक लक्षण, किस देश में वो रहते हैं, शरीर का बल कैसा है, शरीर का वजन कैसा है, और वो सारी चीजों के आधार पर मैंने वो मेडिसिन तय किया है। ठीक है ना? तो उसी तरह से आप भी उसको तय करेंगे, यानी कुल मिलाकर के पूरा आयुर्वेद अच्छी तरह से पढ़ लो। क्या शार्ंगधर संहिता, क्या अष्टांग हृदयम, क्या चरक संहिता, क्या सुश्रुत संहिता, क्या सामान्य जो दूसरे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके भी लेक्चर आता है सोशल साइड में, उसको सुनो। उसके बाद फिर अपना कुछ मसौदा तैयार करो, अपना विचार तैयार करो, कौन क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, उसके आधार पर हमने किसी को देना नहीं है, उसको सुनना है, नोट करना है, और उसके पीछे का लॉजिक को हमें समझना है। फिर हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो वहां हमें अपने हिसाब से लॉजिक लगाना है। ऐसा नहीं कि डायबिटीज है, किसी ने क्या दिया और वो बोलते हाँ जी इससे अच्छा हो गया। अच्छा, किससे अच्छा हुआ? फलाने फलाने दवाई से। तो बस आंख बंद करो, वो दवाइयां नोट करो, हर किसी को एरे गेरे ना तो खेरे कोई भी आए उसको आप वही दवाइयां देना शुरू करोगे, तो आपका यह चिकित्सा विधि कभी भी सफल नहीं होगा। तो दीजिए विदा, नमस्कार।